बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बांग्लादेश के सीरीज़ के बाद हमने देखा है कि दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम का ऐलान हुआ और कुछ ऐसे प्लेयर शामिल किए गए जिन्हें शायद ऐसा लगता है कि सिफारिश की बेस पर जो है टीम में शामिल किया गया, और अक्सर ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया। हमने देखा कि शादाब जब टीम में शामिल हुए थे तो उन पर भी काफ़ी तनकीद हुई थी। अब मोहम्मद नवाज टीम में शामिल हुआ और हमने देखा कि दोनों फॉर्मेट पे है। हालांकि परफॉर्मेंस बांग्लादेश में यहाँ पर नवाज की नजर नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो दौरा है उसमें हमने वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट के लिए टीम में शामिल किया। और फिर जो उम्दा परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश के अंदर जिन बॉलर्स की, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त ना ही T20 टीम में शामिल हैं, ना ही वनडे टीम में शामिल हैं, ना ही अहमद दानियाल मौजूद हैं, ना ही सलमान मिर्जा मौजूद हैं, ना ही अब्बास आफरीदी मौजूद हैं। कुछ सीनियर प्लेयर्स की वापसी हुई है टीम में, और खुशाइन चीज़ ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो कुछ ज़रूरत भी हमें थी सीनियर प्लेयर्स की। और जहाँ पर हम बांग्लादेश के खिलाफ है सीरीज़ हारने का दुख है, उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हम हारे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। इस पर आज बात करेंगे हम अपने शो के अंदर। और फिर साथ साथ है कराची के लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं कि कराची की टीम है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में क्यों नहीं शामिल की गई, इस पे भी आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आज़म खान साहब, यहाँ पर मौजूद हैं। और आज़म खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और कोयटा ग्लेडिएटर्स के ये मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उसके साथ साथ आरिफ वहीद साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है आरिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आज़म साहब से ही शुरुआत करते हैं। आज़म साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सी पॉलिसियां बनाई और उस पॉलिसियों के बेस पे हमने देखा कि यहाँ पर शायद उन पॉलिसियों का अगर माजी चले जाएं तो वो कायम रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वो कायम नहीं रही। और हमने देखा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से पाकिस्तान कराची की टीम बाहर हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर साल नई नई तब्दीलियाँ होती हैं। पिछले जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हुई उसमें 18 टीमों को फर्स्ट क्लास का स्टेटस दिया गया। उसके बाद कराची की टीमों के कुछ प्लेयर्स को गेस्ट खिलवाया गया इधर उधर से, और कुछ को शुरू के मैचेस में खेलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो और कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि उनके काफ़ी प्लेयर्स के पिछले साल डेब्यू भी हुए, कोई 8-10 प्लेयरों के डेब्यू हुए। वो इस तरह हुए कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस की थी तो वो टीमों में शामिल हो गए, लेकिन जो सीनियर क्रिकेटर थे, इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर, उनको शुरू के मैचेस में कुछ को खेलने की इजाज़त नहीं दी, कुछ को इधर उधर से खिलवा दिया गया, जिसकी वजह से कराची की टीमों की परफॉर्मेंस मुतासिर हुई। और एकदम से इस साल कह दिया गया कि जी वो 8 टीमें ऊपर खेलेंगी और बकाया नीचे से खेल के 6 टीमें ग्रेड 2 से ऊपर आएंगी। 6 टीमें शुरू में जो है वो हम रखेंगे और 2 क्वालिफाई करके आएंगी। अच्छा, उसमें कराची की दोनों टीमें क्वालिफाई के लिए कर दी गई। हमने क्रिकेट बोर्ड से नदीम उमर साहब ने कहा कि आप इस सिस्टम को इस साल चलने दें, क्यों नहीं। आपने लास्ट ईयर जो है वो अचानक से 18 टीमों को फर्स्ट क्लास स्टेटस दे दिया, और जो टीमें परमानेंट सीट हैं जैसे लाहौर और कराची की जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, उनको आपने कराची को जो है वो क्वालिफाई में डाल दिया। तो मतलब ये एक अफसोसनाक बात है कि कराची की टीमें दोनों जो है वो क्वालिफाइंग खेलेंगी। अच्छा ये होता कि क्रिकेट बोर्ड एक टीम ऊपर रखता और एक टीम जो है उसको कहते कि जी क्वालिफाई से करके आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलें, जैसा भी वो चाह रहे थे कि एक साल वो एक साल ये, हो सकता है अगले साल कुछ और फॉर्मेट ले आएँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कराची की टीमें आगे कराची वापस की आएँ। टीम के वापसी हो जाए, हम भी चाह रहे हैं, और फिर परफॉर्मेंस भी अच्छी कर आएँ और ग्रेड 2 से, और वहाँ पर क्वालिफाई करने के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शामिल हो जाएं, क्योंकि कराची एक बेस है और यहाँ से कह सकते हैं कि नर्सरी है, यहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकले हैं। माजी उठाकर देखने के बड़े नाम पाकिस्तान के इस वक्त भी अगर देखें तो सऊद शकील इस वक्त मौजूद हैं, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान शाहीन की जिस तरह वो कप्तानी कर रहा है, तो आप समझते हैं कि हमारे पास अच्छे टैलेंट मौजूद है कराची के अंदर? क्यों नहीं है जी, अच्छा टैलेंट क्यों नहीं है। अगर अच्छे टैलेंट नहीं होते तो आप देखें पाकिस्तान टीम में, शाहीन में, अंडर 19 टीम में कराची का हिस्सा है और कराची के प्लेयर्स दे रहा है पाकिस्तान को मुसलसल।
और इंशाल्लाह देता रहेगा। ये तो आप पता है, जो सिस्टम आता है, जो लोग आते हैं वो अपना अपना सिस्टम लेके आ जाते हैं। चलें, वो भी इस दफ़ा भी आजमा लें भाई, टैलेंट ले आएँ। इसका चले टैलेंट हमारे आता है तो आ टैलेंट लिया जाए। है, आज हम सब कह रहे हैं मजीद और भी बात हम करेंगे कराची के प्लेयर्स के हवाले से। अरे भाई साहब, पाकिस्तान टीम पे थोड़ी सी आ जाएं, जो सिलेक्शन हुई है दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए। कुछ ऐसे प्लेयर्स टीम से बाहर हो गए जिन्होंने परफॉर्मेंस दी बांग्लादेश के खिलाफ है, और हम देख रहे हैं कि शायद उनमें से एक दो प्लेयर्स की जगह बन सकती थी। लेकिन क्या मैं समझता हूं कि ज़ाती तौर पर मेरी अपनी राय है कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद नवाज के पर जो है आशीर्वाद किसी का नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है वो मोहम्मद नवाज़ पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, और यकीनन उसके पीछे उनकी कारकर्दगी है कि एक ऐसे प्लेयर को जिसके अंदर वो PSL के अंदर इंडक्ट नहीं हुआ। जब आगे हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ PSL बेस्ड जो खिलाड़ी होते हैं वो ज़्यादा सीरीज़ के अंदर इंडक्ट होते हैं, मगर हमने देखा कि उन्होंने PSL भी नहीं खेला, फिर दूसरे फॉर्मेट में देखा। तो ऐसे खिलाड़ियों के पीछे जब इतना ज़्यादा मुसलसल जब उनको परफॉर्मेंस उनकी ऐसी होती है, मुसलसल चांस दिए जाते हैं, तो यकीनन उसकी दो ही वजूहत होती हैं, या तो उनका कोई बैकअप नहीं होता या कोई उनके बैक पे कोई होता है जिसकी बिना पर ये मुसलसल खेले चले आ रहे हैं। अगर आज अभी तो उनको देखा कि हमने वनडे जो टीम है उसके अंदर भी उनकी इंडक्शन हो गई है। और अगर आप लास्ट मोहम्मद नवाज़ के अगर 7 वनडे देखें तो उसके अंदर लास्ट 7 वनडे में सिर्फ 2 विकेट लिए हैं, और 5 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर उन्होंने कोई विकेट ही नहीं ली। और अभी बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप देख लें उनकी परफॉर्मेंस, तो उनका जो बैटिंग एवरेज है वो 18 का है, और जो बॉलिंग एवरेज है वो 36 का है। हालांकि 36 का उनका बैटिंग एवरेज होना चाहिए था और बॉलिंग 18 का होना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर उनकी इंडक्शन चली है तो बड़े सवालिया निशानात हैं। सवालिया निशान इसलिए बन गई उसके ऊपर कि कप्तान सलमान अली आगा के हवाले से, मोहम्मद नवाज़ के हवाले से सवाल हुआ कि आपने किस बेस पर जो मोहम्मद नवाज़ की सिलेक्शन हुई है सेलेक्टर्स एज ए कैप्टन। तो उन्होंने कहा कि हम मुतबादिल के तौर पर लेकर आए हैं शादाब का, और उनकी मुतबादिल के तौर पर हमने देखा कि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही शादाब की न्यूजीलैंड के अंदर है, फिर इंजरी के बाद वो टीम से बाहर हो गए, फिर हमने मोहम्मद नवाज़ को मौका दिया। ऐसा मुतबादिल हमने देखा, और एज ए सीनियर मोहम्मद नवाज़ को जो रोल अदा करना था बांग्लादेश में वो नहीं कर पाए। कप्तान उन्हें छुपाते रहे जिस तरह शादाब को छुपाते रहे थे बॉलिंग में। यहाँ पर भी हमने देखा कि तकरीबन उन्होंने टोटल 3.3 ओवर्स किए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। पिछले 2 मैचेस की अगर शुरू की बात करें तो वहाँ पर 2 मैचेस में 1-1 ओवर करते दिखाई दिए। फिर बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं है, लेकिन लास्ट वनडे के अंदर उन्होंने 27 रन भी किए, 2 आउट भी किए, और मैं समझता हूँ कि इनका सिला शायद इस बेस पे बन गया कि उन्हें वनडे टीम में भी शामिल कर लिया गया। जैसे बिल्कुल हमने ये जिस तरह बात की कि इनका जो, या तो अक्सर हम बात करते हैं आपके प्रोग्रामों के, हमारे खिलाड़ियों के बैकअप इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, तो वही नज़र आता है कि शायद ये वेट कर रहे हैं कि शादाब खान जो है वो जब तक अपनी इंजरीज़ को कवर करके वो आ जाए तो उस वक्त तक ये मोहम्मद नवाज़ को सपोर्ट करते रहेंगे। मगर हमने देखा कि हमारे जो कोच हेड कोच है माइक हैसन, तो उनका भी माइंड सेट नज़र आता है कि जैसे वो नहीं कहते आधा तीतर आधा बैटर। अब देखेंगे पूरी टीम के अंदर देख लेंगे ऑलराउंडर्स की एक भरमार है, तो वो शायद उस फॉर्मेट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमें अगर पाकिस्तान के क्रिकेट में अगर थोड़ा सा बेहतर जाना है तो हमें स्पेशलिस्ट पे जाना है, जहाँ पर हमारे पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो, स्पेशलिस्ट बॉलर हो। अब ये वो है कि जो ज़्यादातर खिलाड़ी देख लें तो ज़्यादा देखेंगे ऑलराउंड कारकर्दगी है। हमें यहाँ तक होता है कि हमें मोहम्मद साहिम अयूब से भी हमें गेंदें कराना करती हैं, सलमान अली आगा वो भी गेंदें करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सारा कोई स्पेशलिस्ट पे नहीं जा रहे। तो ये एक माइंड सेट होता है जो माइक हैसन को, तो हर अपना कोच अपना अपना प्लान लेकर आता है जो, और उसको बड़ा ब्रेंडन मैकमिलन को बड़ा फॉलो करते हैं मॉडर्न क्रिकेट के अंदर माइक हैसन। तो फिर उनके हिसाब से वो उसी को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक यहाँ पर वो कामयाब नहीं हो सके। और अगर आखिरी लास्ट में अभी स्टेट्स देख रहा था 2024 से जो पाकिस्तान का स्टेट्स है उसके अंदर पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा हारने वाले मुल्कों में शामिल है, जहाँ उसने 38 मैच हार चुके हैं। 37 मैच बांग्लादेश हारा है, 36 मैच वेस्ट इंडीज़ हारा है और 35 मैच जो है जिम्बाब्वे हारा है। तो सबसे ज़्यादा हारने वाले मुल्कों में पाकिस्तान सर फहरिस्त से 224। अरे भाई कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में की अगर थोड़ी बात करूं, और आज़म साहब की तरफ आऊँ। आज़म साहब, क्योंकि अगर हम देखें तो 3 टीमें इस वक्त बनाई गई हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी टीम मौजूद है, पाकिस्तान शाहीन है, फिर पाकिस्तान ए टीम। आप समझते हैं कि यहीं से हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आएंगे? अब हम थोड़ा सा ग्रूम कर रहे हैं खिलाड़ियों को, कप्तानों को। अब जिस तरह सऊद को कप्तानी दे दी गई है, फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह इरफान खान नियाजी वहाँ पर कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास तो एक बेंच स्टैंड आ रही है। तो हमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। और बहुत सी आवाज़ें T20 क्रिकेट के अंदर भी आ रही हैं कि बाबर आजम को क्यों टीम में शामिल किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान बल्कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर है?
देखें जी, उसमें सीनियर इतने कहाँ हैं जो आप कह रहे हैं यंग दिन, सब यंग ही हैं माशाल्लाह से, इतने लंबे तो अरसा क्रिकेट नहीं खेली। बाबर आजम पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम की ज़रूरत है, उनको टीम में होना चाहिए और उनको बता दें, उनका रोल बता दिया जाए कि ये आपका रोल है और वो करें, वो पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का असासा है। और मैं समझता हूँ कि जो जैसे आपने कहा कि बेंच पे काफ़ी बेंच तैयार हो रहा है, हाँ ये अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान एक टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, एक इंग्लैंड गई है और उसमें नए लड़कों को चांस दिया है इन्होंने। उसमें से कई लड़के ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस करके टीम में आएंगे। ये क्रिकेट बोर्ड का अच्छा इकदाम है। अच्छा इकदाम है, हम देख रहे हैं कि जहाँ पर अच्छा इकदाम है और परफॉर्मेंस को नहीं भूली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट, और हमने देखा है उन्हीं लड़कों को सिलेक्ट किया गया है 3 टीमों के अंदर। तो आप समझते हैं कि बेहतर जहाँ पर अच्छे फैसले हो रहे हैं वहाँ पर प्लेयर्स को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा कि ठीक है चांस मिला है तो प्रूफ करके दिखाएं। प्रूफ नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। प्रूफ तो करना पड़ेगा किसी चीज़ में भी। अगर आप शामिल होते हैं टीम में या कोई भी आप काम करते हैं या काम करने जाते हैं, अगर वो आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको घर भेज दिया जाता है। कहते हैं कि भाई आप इस काबिल नहीं हैं कि आप जाएं। और क्रिकेट बोर्ड जो है वो सबको मौके दे रहा है। प्लेयर्स का काम है वो परफॉर्मेंस करें, परफॉर्मेंस करके और टीम में अपनी जगह बनाएं। इसी पे है क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस की बात हो रही है। अरे भाई जिस तरह शाहनवाज धानी टीम से बाहर हो गए, जाहिद जिस तरह हो गए, हसीबुल्ला का नाम भी सामने आ रहा है, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। फिर साथ भी अच्छा परफॉर्म करते रहे और फिर हमने देखा थोड़ा सा एक माजी की तरह कमबैक करने वाले रोहिल नज़ीर को भी साथ लगा दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर पिछले प्लेयर्स को भी आप कमबैक करा रहे हैं लेकिन कुछ ट्रैवल करने वाले प्लेयर्स को आप साइडलाइन कर दे रहे हैं। देखिए ये तो अपने चंद नाम लिए जिन्होंने आपने जो माजी में हमारे उस वक्त हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स थे सारे ये, मगर उनको फिर आज वो गुमनामी में चले गए। ऐसी बहुत बेतहाशा एक लंबी लिस्ट है, चूँकि आपका प्रॉपर टाइम पर उन्होंने एक बहुत लंबी लिस्ट है जो रही है। मगर अब करंट सिचुएशन में देखें तो आप अगर सलमान मिर्ज़ा को देखें जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ, मगर उसको अभी जो है किसी भी टीम के अंदर उसको हिस्सा नहीं दिया, उसको आउट कर दिया गया। तो इस तरह के जो करंट परफॉर्मर्स हैं कम से कम उनको चांस लेकर तैयारी करनी चाहिए। परफॉर्मेंस पे मजीद बात भी करेंगे इस वक्त मुझे, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे ट्रैवल करने वाले प्लेयर्स के हवाले से, कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती भी होती रही है, उस पर भी हम बात कर रहे थे आरिफ वहीद खान साहब से। और आज़म खान की तरफ चलें। आज़म साहब, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की अगर थोड़ी हम बात कर लें, हिस्ट्री चले जाएं, तो ये वो क्लब है जहां से पाकिस्तान के बेतहाशा प्लेयर्स कराची के निकलकर सामने हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और फिर परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान टीम में आकर, और बानियों में आप शुमार किए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के। लेकिन उसकी एक अच्छी चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ इससे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की, कि मैंने तकरीबन इंटरनेशनल प्लेयर को देखा और नेशनल प्लेयर्स को देखा है जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से खेलते दिखाई दिए। ये वो वक्त की पाबंदी थी जिसे हर प्लेयर्स को करना है, और जिस ग्राउंड पर भी मैच होता था वक्त से मुकर्रर से पहले वो तमाम ही नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर ग्राउंड पे मौजूद होते। ये क्या खूबी है जो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से क्लब्स के अंदर ऐसा नहीं होता। आजम साहब, शहजादा भाई, ये प्लेयर्स की मेहरबानी है, खूबी कोई नहीं है, उनकी मेहरबानी है। दूसरे क्लब में भी तो है। हाँ, वो दूसरे क्लब वालों का अपना अंदाज है। टीम प्लेयर्स तो वहाँ पर भी है ना, क्लब वो भी तो चलाने। प्लेयर्स हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, जिस लेवल पे भी आप खेल रहे हैं या खेले हैं, आप ये टीम के मैनेजर भी रहे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब या जोन 6 से जिन प्लेयर्स का ताल्लुक होता है वो डिसिप्लिन के मामले में कैसे होते हैं। माशाल्लाह से प्लेयर्स को बता दिया जाता है कि यार ये देखें कि आपने इस टाइम पे आना है, तो वो टाइम पे आ जाते हैं। उनकी मेहरबानी है, बकारा कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। नहीं, इसमें मैंने देखा कि बहुत से ऐसे सीनियर प्लेयर जो पाकिस्तान खेल चुके हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो वक्त से पहले मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का मैच हो तो वो वक्त पे मौजूद होते हैं, लेकिन दीगर जगहों पर अगर हम देखें जब उन्हें एज ए गेस्ट प्लेयर बुलाया जा रहा सब टाइम पे होते हैं शहजादा भाई। उनको अगर आप गेस्ट भी बुलाएंगे तो टाइम से पहले आएंगे, 5-10 मिनट पहले। ऐसा हो नहीं सकता। ये इसकी बात की गवाही आरिफ भाई भी देंगे। चले आरिफ भाई, क्या कहेंगे इस पे?
देखें, इसकी तो एक ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह जोन 6 का जो एक सिस्टम है पूरा और एक शुरू से चले आ रहा है, तो ये हम सब बाकी जोनों के लिए भी एक रोल मॉडल है। और मैं हमेशा से इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है सारी इन चीज़ों पे सारा, मगर ये देखें कि डिसिप्लिन, ये एक सिस्टम बनाना होता है, खिलाड़ियों का नहीं होता। जब आप एक सिस्टम के अंदर खिलाड़ियों को ले आते हैं तो फिर खिलाड़ी भी सिस्टमाइज हो जाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर डिसिप्लिन, हर चीज़ को फॉलो किया जाता है, छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ तक को ये लोग फॉलो करते हैं, किसी भी चीज़ में ये रिलैक्स नहीं करते। और ये सिस्टम जो एक दफ़ा बना दिया जाता है तो फिर उसके बाद इतने ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी सिस्टम के साथ खिलाड़ियों ने चलना है, उसी सिस्टम के साथ मैनेजमेंट में चलना है। तो इसमें यकीनन आज़म भाई का किरदार जो है एक टॉप रोल के तौर पे आता है यहाँ पर। वो यही नहीं है, पूरी कराची के अंदर हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपने जोन 1 के अंदर कोशिश करते हैं कि इन्हीं की तरह का सिस्टम हमने बनाने की कोशिश की और उसके फिर रिजल्ट भी आपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में देखे होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह का सिस्टम, और ये क्रिकेट का सिस्टम होना चाहिए, ये एक स्पोर्ट्स का सिस्टम होना चाहिए। और ये सिस्टम जो है पाकिस्तानी टीम तक भी जाना चाहिए कि प्लेयर्स पावर्स जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी मैनेजमेंट पावर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से ख़राबियाँ पैदा होती हैं। हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इन आउट होती है। आप कराची की परफॉर्मेंस की बात करते हैं या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं तो सब जगह हमें अपनी परफॉर्मेंस ऐसी ही नज़र आती है, ऑन ऑफ चलती रहती है। तो उसकी यकीनन वजह जो उसके पीछे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो होती हैं जो काम कर रही होती हैं। अगर जोन 6 की कारकर्दगी क्लब लेवल पे हो, चाहे अंडर 13 हो, 16 हो, 19 हो, किसी भी लेवल पे अगर जोन 6 की आप कारकर्दगी देखें तो वहाँ पर हर जगह ये टॉप पे नज़र आते हैं। तो यकीनन उनके पीछे इनके एक मैनेजमेंट, और उसमें आज़म भाई या नदीम और भाई हैं या उनकी और भी पूरी मैनेजमेंट है जोन 6 की, वो यकीनन रोल अदा कर रही है, जिसकी बेस पर ये सारी चीज़ें आसान हो रही है। आज़म भाई, थोड़ी सी हम बात करें ग्राउंड्स के हवाले से, और अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे पास केसीसी ग्राउंड एक वाहिद ग्राउंड है। मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम बहुत से इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड्स हम देखते हैं KMC KDA को दे दिए गए हैं, तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। माजी में जिस तरह हुआ करता था, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आप समझते हैं एक बेस यहाँ पर भी ख़त्म होता जा रहा है कराची के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए? शहजादा भाई, 2-3 साल बल्कि ज़्यादा हो गए हैं कि कराची के ग्राउंड जो थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना के दिए थे रीजन को, और उस वक्त के चेयरमैन जो जनरल तौकीर रियाज साहब उन्होंने बनाए थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स का एक जाल बिछाया था, जिसकी वजह से काफ़ी छोटे इलाकों से भी प्लेयर्स निकल के आए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उन्होंने। उसका एक हिस्सा कराची में भी था, जो 5 ग्राउंड उन्होंने हमें बना के दिए। वो गुज़श्ता 4-5 साल से आपको पता है कि KMC के कंट्रोल में है, और कुछ 2-3 ग्राउंड जो हैं वो हमारे टाउन ने उनको DMC के वो उन्होंने अपने काबू में रख लिया है। अब रही बात कराची के ग्राउंड्स की, तो एक ग्राउंड है, वो है KCCA ग्राउंड, और जो नदीम उमर साहब जिसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा कर रहे हैं, और आप अभी उसकी कंडीशन जाके देखें कितनी ज़बरदस्त है। और जो 5 ग्राउंड या 8 ग्राउंड KMC के अंडर में चल रहा है, वो उनकी पुरानी वीडियोस आप देखें और आज का हाल उनका देखें। आज वो अस्तबल बने हुए हैं, उन्होंने उनको ठेके पे लोगों को किराए पे दिया हुआ है, और जिसकी वजह से कराची का क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर या क्रिकेटर्स उस पर खेल नहीं सकते। अभी सिंध हाई कोर्ट ने इस पे 7 तारीख को कोई पिटीशन, मैंने आज ही पढ़ा है, कोई दाखिल हुई है, उस पर सिंध हाई कोर्ट ने बुलाया है, और उम्मीद है कि ग्राउंड जो है वो जिनका काम है क्रिकेट चलाना, उनको ग्राउंड वापस दिए जाएंगे, और जो पॉलिटिशियन है वो अपना काम करें और क्रिकेट वाले अपना काम करें। आप इसी तरह का एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है ग्राउंड्स के सिलसिले में, कि आप ग्राउंड जो है वो ठेके पे नहीं दे सकते। अभी गुज़श्ता दिनों आपने भी पढ़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेयर कराची और जो टाउन के हमारे हजरात हैं, जो वहाँ के चेयरमैन हैं, वो एसोसिएशन को ग्राउंड वापस करेंगे, एसोसिएशन को ग्राउंड वापस आए, ताकि कराची के जो क्रिकेटर्स ग्राउंड तक आते थे ना, और ग्राउंड की फीसेस के बाइस, क्योंकि ऑर्गेनाइजर इवेंट जो है करवा सकता है, जब उसे फीस की मद में पैसे देने पड़ेंगे ना, तो शायद वो जी। अब जब एसोसिएशन के पास ग्राउंड थे तो 2 दिन एसोसिएशन उनको किराए पे देती थी मेंटेनेंस के लिए। वो खैर 2 दिन से तो मेंटेन नहीं होता, और एसोसिएशन अपने जो है रिसोर्सेज से उसको मेंटेन करती थी। तो अब जो है अच्छा 5 दिन उसमें क्रिकेट फ्री होती थी, जो एसोसिएशन की अंडर 15, 13 या क्लब क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैचेस भी उस पर होते थे। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीनियर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसमें एक ग्राउंड है, पहले वो लांडी पे भी होता था,
स्टूडेंट पे भी होता था, आसफाबाद पे भी होता था और पाक स्टार पे भी वो मैचेस होते थे। अब वो ग्राउंड इस काबिल नहीं है कि वहाँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हों, तो अब वो मैचेस हो रहे हैं बकाई के ग्राउंड पे, UBL KCCA पे तो होते ही हैं, नेशनल बैंक, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने अभी हमें सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए ग्राउंड दिए। और अब जो ग्राउंड है, आपने फीस की बात की, अब उन ग्राउंड के अंदर सुबह 6 बजे मैच होता है और अगले दिन सुबह 6 बजे तक मैच चलते रहते हैं। मतलब क्रिकेटर उसमें नहीं खेल सकता, क्रिकेटर नहीं खेल सकता, वो दूसरे क्रिकेटर जरूर खेलते हैं। बहुत ज्यादा हाँ, इन हो गए और जी जी। इसके बेस तो पे उनके हालत, आप किसी दिन अपनी टीमें लेके जाएं, मैं तो सबको कहता हूं अपनी टीम्स लेके जाएं और ग्राउंड को देखें कि उनकी हालत क्या बनाई हुई है उन्होंने। मतलब जो क्रिकेट बोर्ड ने इतने शानदार बना के ग्राउंड दिए थे हम लोगों को, एसोसिएशंस को, उनका क्या हाल हुआ है आप जरा ये देखें। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने आज़म साहब ने। और यहाँ इन्होंने कहा कि जब एसोसिएशन के पास ग्राउंड से तो वहाँ पर उसका रोल अलग नज़र आ रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म होती गईं और आज मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ग्रास पे काम हुआ करता था, मेंटेनेंस की जाती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इंतज़ार रहता है कि अब्र रहमत बरसेगी तो शायद कुछ बेहतर उस ग्राउंड को कुछ वो दो दिन जो बारिश हुई उससे कुछ थोड़े बहुत घास नजर आई है। चले थोड़े बहुत घास नज़र आई है। आरिफ साहब आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह आजम भाई ने कहा कि हमें ग्राउंड्स मुहैया नहीं हो रहे, तो आप समझते हैं कि माजी अच्छा था, लेकिन इस वक्त जो हाल है वो थोड़ा सा बुरा है क्रिकेट के लिहाज से। देखिए, आपने जिस तरह कहा कि माजी अच्छा था, अच्छा माजी अच्छा क्यों था कि उस वक्त कराची और लाहौर की क्रिकेट टॉप पे थी, और ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का रिवाइवल करना है, उसको एक बाइज़्ज़त मुकाम दिलाना है दुनिया के अंदर, तो यकीनन उसके अंदर कराची और लाहौर की क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा और वहाँ पूरे खिलाड़ियों को, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर चीज़ को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के अंदर ये ग्राउंड्स भी आते हैं कि हम ग्राउंड्स का क्या है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या पोजीशन है, इसकी क्वांटिटी कितनी है और इसकी क्वालिटी कितनी है इसका, तो ये सारी चीज़ें हम इसको बेहतर करेंगे। तौक़ीर ज़िया साहब के सामने ज़माने में उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चर दिया ग्राउंड्स के हवाले से, और उसमें ज़माने में हमारी क्रिकेट इम्प्रूव भी हुई नज़र आई। तो बजाय इसके कि आबादी बढ़ रही है, हम ग्राउंडों को हम मज़ीद एक्सटेंशन करते। कराची के अंदर 5 ग्राउंड दिए थे उस वक्त उन्होंने बना के, तो बजाय इसके यहाँ इस वक्त हमें 20 ग्राउंड बना के देने चाहिए थे। जिस तरह कराची क्रिकेट बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, आबादी के तनासिब तो बजाय इसके कि वो 20 ग्राउंड करने के 5 ग्राउंड के 5 ग्राउंड भी एसोसिएशन से ले लिए गए, जिसकी वजह से कराची की क्रिकेट इस वक्त बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्ती का शिकार है। उसके अंदर ये फैक्टर भी है, और ये आजम खान साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं और नदीम उमर साहब, ये हमारी पूरी कोशिश है टीम की कि किस तरीके से हम यहाँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे पास मैचेस होते थे, पिछले साल कहाँ मैचेस होते थे, इस साल नहीं हो रहे, उन ग्राउंड की क्या हालत है। तो यकीनन वो देखें कि वहाँ पर जब तक ये एसोसिएशन के पास जो ग्राउंड थे तो फिर भी थोड़े बहुत मेंटेन थे, मगर अब ये जिस तरह ग्राउंड्स ले लिए गए हैं, तो कराची की क्रिकेट की अगर रिवाइवल करने और आपने बात करनी है और दुनिया ने बात करने कराची की परफॉर्मेंस की बात, तो यकीनन कराची के बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर किस किस्म का माहौल दिया जा रहा है, किस किस्म की पिचेस दी जा रही है, किस किस्म के ग्राउंड दिए रहे, आया दिए भी जा रही है नहीं जा रही है। जब आजम भाई ने कहा कि 24 घंटे के अंदर 20 घंटे क्रिकेट होगी जिस ग्राउंड के अंदर, तो उस ग्राउंड की क्वालिटी का क्या हाल होगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की कि उस ग्राउंड के क्वालिटी का क्या हाल होगा, वो विकेटों का क्या हाल होगा, इस पे एक दिन ज़रूर पूरा प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत है। और यकीनन वो ऑर्गेनाइज़र ज़रूर हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, यकीनन इस इशू पे ज़रूर काम करेंगे। आजम भाई, जिस तरह काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इवेंट भी बहुत सारे हो रहे हैं, ग्राउंड के हवाले से जो बात कर रहे थे, लेकिन आरसीए के जो सदर हैं नदीम उमर साहब, वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट अदा कर रहे हैं। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट खूबी ये है कि किसी भी चीज़ को आगे लाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और नदीम उमर साहब ने अपनी जेब से वो अखराजात को बर्दाश्त किया। आप समझते हैं कि नदीम उमर तो अपना रोल अदा कर रहा है, ऐसा ही कोई प्राइवेट सेक्टर भी आकर उनके हेल्प आउट करे? देखें, प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए, और आप पता है क्रिकेट बहुत महंगा खेल है इस वक्त, क्योंकि मल्टीनेशनल मैचेस जितने देख रहे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर ही नजर आ रहे हैं सारे। वो तो सब आपको पता है, मैंने एक टीम बनाई, हम एक जैसी उम्र के बंदे 10 हो गए, दो बच्चे ले लिए साथ, तो वो ज्यादा क्रिकेट वही हो रहे हैं, और वही इन सब ग्राउंडों पे भी हो रहे हैं। जी, उन्हीं पे हो रहा है। जहां तक बात की अभी आरिफ भाई ने मेंटेन, आप एसोसिएशन के पास जब ग्राउंड थे तो उनकी मेंटेनेंस देखिएगा कितने शानदार थे। उस जब क्रिकेट बोर्ड का उस पर मैच हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अप टू स्टैंडर्ड है। अगर अप टू स्टैंडर्ड नहीं होगा तो पीसीबी का मैच उस ग्राउंड पे नहीं हो सकता। आप बताए 3 दिन का मैच स्पाइक्स के साथ हो नहीं सकता। जहां तक बात रही नदीम उमर साहब, आपको पता है नदीम उमर साहब एक चैलेंज कप हो रहा है, अब उसके अंदर नदीम साहब ने ग्राउंड्स के पैसे अपनी जेब से दिए। ये हम
इन लोगों से KMC या जिनसे टाउन वगैरह जो भी मैचेस हम करा रहे हैं उसके हम पैसे दे रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड ने कुछ पैसे, आधे क्रिकेट बोर्ड ने पैसे दिए और आधे नदीम उमर साहब पिछले 2 साल से अपनी जेब से दे रहे हैं। उसके साथ साथ नदीम उमर साहब ने हर जोन को 1-1 लाख रुपए भी दिए कि आप ये टूर्नामेंट स्टार्ट करें और जो मजीद अखराजात होंगे आपके हम वो भी देंगे। तो नदीम उमर साहब कोशिश कर रहे हैं। चलें, नदीम उमर साहब कोशिश कर रहे हैं और क्लब और जोन लेवल पर भी जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्लब लेवल की क्रिकेट पर और जोन लेवल की क्रिकेट के ऊपर। आजम भाई, इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तो हम तमाम ही जोन के अंदर एक क्लब लेवल T20 टूर्नामेंट भी मुनक्किद किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, कितना अच्छा बेहतर फैसला है? देखें, वो जोन PCB नहीं मुनक्किद करा रहा, वो जोन मुनक्किद करा रहे हैं। हर जोन के अंदर एक T20 और एक 40 ओवर का मैच हो रहे हैं। वो जोन एसोसिएशन, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस के जोन्स हैं, वो टूर्नामेंट हर जोन अपने अपने जोन में करा रहा है। तो ये अच्छा इकदाम है। और आपको पता है कि पिछले 2 सालों में हमने तकरीबन कोई 1000, इसमें भी रोल है नदीम उमर साहब का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। यहाँ पर भी हमने देखा कि नदीम उमर साहब ने अपनी जेब से ही तमाम अखराजात को बर्दाश्त किया है। नदीम उमर साहब ने, मैंने इन्हीं टूर्नामेंट्स के लिए नदीम साहब ने 1-1 लाख रुपए दिए कि आप स्टार्ट करें और जो मजीद अखराजात होंगे वो हम इंशाल्लाह नदीम साहब उनको देंगे। आपको पता है कि ये एक अच्छा इकदाम है। और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन पिछले 2 सालों में तकरीबन 1000 के करीब मैचेस कराए हमने, ग्राउंड ना होने के बावजूद। अगर ये 5 ग्राउंड हमारे पास होते तो ये 4000 5000 से ज़्यादा ही जायद मैच हो जाते हैं। जी, तो ये हो जाते। कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट हो और इंशाल्लाह उसमें अभी तक हम कामयाब भी हैं। और आने वाले वक्तों में आप मज़ीद देखेंगे कि हम और अच्छे क्रिकेट होती हुई दिखाई देगी कराची से। और उम्मीद भी करते हैं कि कराची से प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हुए नजर आए। आरिफ भाई साहब, पाकिस्तान टीम पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। हम शिकस्त खा गए बांग्लादेश से। हम होम सीरीज़ के अंदर क्लीन स्वीप करते हैं, बांग्लादेश से होम सीरीज़ में उनके खिलाफ हार जाते हैं। अब वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर हम जा रहे हैं। कुछ नए लड़के भी हैं, कुछ सीनियर प्लेयर्स का भी साथ है। और आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम है, क्योंकि रैंकिंग पाकिस्तान की T20 में भी नीचे आ रही है, परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो नज़र आ रही है, कुछ प्लेयर्स पर हम इन्हिसार कर रहे हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें तो साइम अयूब पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। फिर अगर हम देखें तो हसन नवाज़ है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, लेकिन कुछ मैचेज़ है उनकी नाकिस कारकर्दगी भी सामने आ रही है। तो आप समझते हैं कि बेंच हमारे पास अच्छा मजबूत भी नज़र आ रहा है, लेकिन प्लेयर्स को चांस नहीं दिया जा रहा। देखिए, मुझसे अगर थोड़ा सा नज़र दोहराएं 1-2 साल की पाकिस्तानी क्रिकेट पे, तो उसमें स्टेबिलिटी तो नज़र नहीं आ रही। आप ये कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी इन हो रहा है, कोई आउट हो रहा है, कोई ऑन हो रहा है, ऑफ है, तो उसमें कंसिस्टेंसी जिसकी हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। पुराने खिलाड़ियों को हम वापस उसी पे जा रहे हैं, तो यकीनन हमारा कोई माइंड सेट नहीं है हम पुराने खिलाड़ी पे। और अगर पिछले 2 साल क्रिकेट देखें हो, जहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट में थोड़ी बहुत स्टेबल हुई थी, कोई थोड़ा बहुत पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बाइज्जत मुकाम आया था, तो वो यही खिलाड़ी थे जिसके अंदर बाबर थे, रिजवान थे, शाहीन थे। इन्हीं की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आई सारी। तो ये या तो यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा सीनियर्स खिला देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जूनियर। तो ये सीनियर्स और जूनियर्स का कम्बिनेशन होना ये चाहिए कि जब आपको सीनियर्स खिलाएं, उनके साथ साथ थोड़े अब जूनियर्स इंडक्ट करें, उनको सिखाएँ, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टीम बनेगी। मगर 2027 के अंदर जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वनडे का, उसके अंदर पाकिस्तान की अगर रैंकिंग 8 में नहीं रही तो इनको फिर क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेंगे। तो अब ये एशिया कप चूँकि वनडे और इसके बाद जो है ये T20 अभी जो वेस्ट इंडीज जाके जो वनडे खेल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की डायरेक्शन तय कर देगी कि पाकिस्तानी टीम वनडे में कहाँ जा रही है। पाकिस्तान टीम वनडे में कहाँ जा रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने जो है सीरीज़ हार गए, और क्या वजूहत बनी कि हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ हार गए। हमने बैटिंग में भी स्ट्रगल करते नज़र आए, बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा बेहतर रहा, लेकिन आप समझते हैं कुछ अगर सीनियर्स यहाँ से आप लेके चले जाते, आप बाबर को टीम में शामिल कर लेते बांग्लादेश के टूर पर, आपको अंदाज़ा था कि वहाँ की विकेटें थोड़ी सी स्लो होती हैं।
देखिए, ये तो हमने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, मगर एक तो ये कि आपने पूछा ना कि क्या वजूहात थी जो बांग्लादेश की। एक तो ये कि हमने वहाँ की जो कंडीशंस थी उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। इसका मतलब है कि हमारी गेम अवेयरनेस नहीं थी। हम 2 मैचों के बाद दोबारा से सीरीज़ के अंदर वापस आए, तो इसका मतलब ये है कि 2 मैचों के बाद हमें समझ आया कि वहाँ की विकेटें क्या करें। तो अगर हम ये पाकिस्तान से ये तैयारी करके जाते कि वहाँ की विकेटें किस किस्म की होंगी, तो उस पर तैयारी तो शुरू के 2 मैचेस में रिजल्ट दूसरा होता। हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को जो किया था, वो हम मॉडर्न क्रिकेट की कर रहे हैं कि हमने इस वक्त जो है मॉडर्न क्रिकेट में 200 से ज़्यादा प्लस रन हो, तो हम 200 की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। मगर हमने ये नहीं देखना जहाँ कंडीशन ख़राब होंगी, जहाँ 130-40 करना हमारे लिए मुश्किल होंगे, या 130-40 की विकेट होगी, उसमें हम 130-40 किस तरह करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उस किस्म की प्रैक्टिस तो नज़र नहीं आ रही कि हम ख़राब कंडीशन में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, हम अपने सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तो एक पार्ट है क्रिकेट का। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जो है आपको आइडियल कंडीशन हो, और हमारे खिलाड़ियों को भी उस कंडीशन के अंदर एडॉप्ट करना चाहिए। वरना तो बहुत ही सूटेबल पिच मिलती हो तो ये रन्स कर देते हैं, मगर वहाँ जहाँ पर सूटेबल पिचेस नहीं मिलती, सूटेबल वेदर नहीं होते, कंडीशन नहीं होती, वहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर काम करने की जरूरत है। फिर मैनेजमेंट का भी कसूर है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें शामिल करना चाहिए। सुफियान मुकीम ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हैं, आपने उन्हें मौका नहीं दिया। देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ जब जा रही थी टीम तो हम यही सुन रहे थे कि कंडीशन जो है वहाँ पर स्पिनर्स की हैं। तो सुफियान मुकीम की तो हम बाद में बात करेंगे, मगर अबरार अहमद जिनको एक मैच खिलाया गया 2 ओवर में, 4 ओवर में उन्होंने 20 रन दिए, बहुत ज़्यादा रन नहीं दिए, मगर उनको बाकी के 2 मैचेस के अंदर मौका नहीं दिया। सुफियान मुकीम जो है वो एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है, रेगुलर है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनको कहा जा रहा है कि तो उन पर आप मजीद काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और इस तरह की जो बांग्लादेश की जो सीरीज़ होती हैं, जिसके अंदर अब तो हम बांग्लादेश को ये भी नहीं कह सकते छोटी टीम है सारी, वो भी आपके साथ साथ चल रही है। तो इस तरह की सीरीज में इस तरह के खिलाड़ियों को चांसेस देना चाहिए ताकि उनका जो है कॉन्फिडेंस बहाल हो आगे के लिए। अब आप उनको वेस्ट इंडीज़ के लिए लेके जा रहे हैं, आप उनके लिए लेके जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो फ्लॉज नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ये कारकर्दगी पर असर पड़ता है। कारकर्दगी पर असर पड़ता है। आपने भी पूरी रैंकिंग के हवाले से बात भी की और वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात की। अगर हम देखें तो हमने टेस्ट, पूरी दुनिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद हम देख रहे हैं बड़ा फोकस टेस्ट क्रिकेट पर कर रही है। हमने जो है जमुनी अफ्रीका के ख़िलाफ़ है सीरीज़ खेलनी है, श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है, टेस्ट सीरीज़, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने उसके लिए कोई तैयारियां नहीं की। हम अभी इसी बहस में पड़े हुए हैं कि कप्तान हमारा टेस्ट का कौन होगा, या फिर हम शान मसूद के साथ ही जाएंगे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि हम स्टेबल नहीं हो पा रहे, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, ये जब क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि आप अगर टीम को सेट करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी आपको साल 2 साल के बाद चीज़ें नज़र आएंगी कि ये आपकी टीम कहाँ जा रही है। मगर साल 2 साल में चूँकि हमारे एक एडॉक सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद कि हर जल्दी जल्दी चीज़ें चेंजेस होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, खिलाड़ियों में हो, टीमों में हो, एक एडॉक सिस्टम हमारे कल्चर का हिस्सा हो गई है, जिसकी वजह से हमारे कोई भी चीज़ जो है ना वो सेट नहीं हो पाती। इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इस नई टीम को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कि कोई भी मैनेजमेंट आती है, मैनेजमेंट सब अच्छी होती है और हर मैनेजमेंट चाहती है कि पाकिस्तानी टीम ऊपर हो, चाहे वो जिस तरह बोर्ड के जो पीसीबी के नकवी साहब है वो बेताशा कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी स्पोर्ट जिस तरह उन्होंने काम किया, जो उनके हाथ की चीज़ें थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उन्होंने देखा कि आपने स्टेडियम जो है रातों रात जो है कितने शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने आईसीसी के लिए तैयार कर दिया। तो ये बहुत अच्छा उनका इक़दाम था। जब वो इस चीज़ों को रातों रात ठीक कर सकते हैं तो क्रिकेट को भी रातों रात ठीक कर सकते हैं। रातों रात ठीक हो सकती है हमारी टीम भी। आज़म भाई, बड़ी आई है आपकी, और मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा। जहाँ पर आप क्रिकेटर्स को परख लेते हैं, आप कप्तान को भी बड़े जल्दी परख लेते हैं। जिस तरह सरफराज की मिसाल है, जिस तरह सऊद शकील की मिसाल सामने आ रही है, कोई कप्तान भी बता दें टेस्ट के लिए ऐसा। वहाँ हम बता नहीं सकते ना, हम तो अपने देखें कराची में सरफराज कप्तान था, ट्रॉफी जीत के आया, सऊद शकील कप्तान था, सऊद शकील भी जीत के आए। तो वहाँ तो पीसीबी बता सकता है कि कौन कप्तान अच्छा होगा। अच्छा, जिस तरह कप्तानी की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, और बाई बार कप्तान सरफराज की आपने मिसाल दी है, सरफराज आपके अंडर, सरफराज के दौर में पाकिस्तान टीम का आप देखें T20 क्रिकेट के अंदर 11 सीरीज किसी कप्तान ने नहीं जिताई, सीरीज आपको सरफराज ने जिताई। टीम से बाहर हुए वो अलग एक मैटर है, लेकिन जिस किस्म की आई होनी चाहिए कप्तान को परखने के लिए, अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह अभी हमने सऊद को पाकिस्तान शाहीन के लिए कप्तान बनाया, तो आप समझते हैं कि इसी तरह टूर्स पे अगर आपको कप्तान बनाना है बोट को,
को, तो इसी तरह उनको लेके चलना पड़ेगा आपको। माजी में भी जिस तरह अच्छे कप्तान निकले हैं, हाल में भी ऐसे कप्तान निकल सकते हैं जिन्हें आप टूर्स पे भेजें, और कुछ सीनियर प्लेयर्स अगर उनके साथ होंगे ना, आपने पाकिस्तान शाहीन टीम देखी, आपके पास अच्छे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वहाँ पर सऊद अगर कप्तानी कर रहे हैं तो कुछ अच्छे फैसले भी ले रहे होंगे, कुछ बुरे फैसले भी हो रहे होंगे, लेकिन वहाँ उनको बताने वाला कुछ सीनियर प्लेयर भी मौजूद होगा। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं क्रिकेट के अंदर। मेरे ख्याल में जैसे शाहीन और ए गई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है शाहीन और ए टीम के ज़्यादा से ज़्यादा टूर कराने चाहिए, ताकि वहाँ बच्चे भी ग्रूम हों, खिलाड़ी और कप्तान भी वहाँ ग्रूम हो जाएं और पता चले क्रिकेट बोर्ड को कि कौन सा कप्तान अच्छा है। भाई 2 टीमें जैसे गई हुई हैं तो उसमें 2 मुख्तलिफ कप्तान हैं, तो उनको वहाँ भी पता चल जाएगा कि अब तो कौन कप्तानी अच्छी कर रहा है, कौन अच्छी नहीं कर रहा। तो ऐसे जो है वो टूर अरेंज करने चाहिए आइंदा भी, शाहीन के और ए के, जहाँ जो परफॉर्मर होते हैं डोमेस्टिक के वो उन टीमों में शामिल होके और वहाँ उस शाहीन के अंदर या ए के अंदर परफॉर्मेंस करके फिर वो कौमी टीम में आ सके। अरे भाई इसी पे बात कप्तानी पे आता है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह सरफराज कप्तानी करते रहे, फिर फॉल आया, हमारे पास बाबर आए, लेकिन कुछ अरसे बाद हमने देखा फिर शाहीन आ गए, फिर सलमान अली आ गए, शान मसूद, इस तरह कप्तान हम चेंज करते हुए आते हुए नज़र आए। अब चीज़ें हम टेस्ट टीम के लिए देख रहे हैं कि रॉयल नज़ीर का नाम सामने आ रहा है मोहम्मद रिजवान की जगह। आप समझते हैं कि जिसने अंडर 19 में परफॉर्मेंस दी हुई थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके थे अंडर 19 सतह पे, पाकिस्तान शाहीन के भी कप्तान रहे, आप समझते हैं कि एक बार फिर रॉयल को लाया जा रहा है। लेकिन हम बातें करते हैं नौजवान प्लेयर्स की। साद बेग अगर यहाँ पर आप कह सकता हूँ, मैं अगर ज़ाती तौर पर अगर साद बेग के हवाले से अगर कहूँ तो उसके अंदर एक सरफराज की झलक नज़र आती है एज ए कैप्टन। देखिए ये क्रिकेट के अंदर जो है कप्तानी और विकेट कीपिंग, ये 2 शोबे ऐसे हैं जो बाई बर्थ होते हैं, और जब बाई बर्थ पहले तो उनको डायग्नोस किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो है बाई बर्थ लीडरशिप की सलाहियत है, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम किया जाता है, फिर उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है, तो उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। जिस तरह आपने सरफराज की मिसाल दी, तो इस पर हम बहुत बातें करते रहे कि उनके दौर के अंदर पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी किस तरीके से थी, क्योंकि वो एक बाई बर्थ कप्तान थे, एक लीडरशिप की सलाहियत थी जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी टीम को किस मुकाम पर रखा कि 11 सीरीज़ जीती। उसके बाद से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं रही। जिस तरह आप साद बेग की बात कर रहे हैं, तो यकीनन उन्होंने अंडर 19 के अंदर भी काफ़ी कप्तानी की, और काफ़ी कप्तानी वो यंग उस पर लेवल पे वो काफ़ी कप्तानी कर चुके हैं सारी जूनियर लेवल के ऊपर। तो अगर उसमें आप नज़र आता है तो उनको आप ग्रूम करें, उनको आप कॉन्फिडेंस दें वहाँ पर, तो इस तरह के कप्तान को तैयार करें। तो बहुत सारे वो कप्तानी का बैकअप होने चाहिए। जब हमारी यहाँ पोजीशन ही होती है कि जब एक अच्छा कप्तान आ जाता है, जिस तरह सरफराज ने इतने अपने कप्तानी की उस अरसे में, तो उस अरसे में हमें उसका दूसरा नाइब जो है तलाश करके उसको ग्रूम उस वक्त करना चाहिए था सरफराज की कप्तानी के अंदर, मगर हमने उस वक्त भी किसी खिलाड़ी को हम ग्रूम नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम में हमारी प्रॉब्लम रही कि बाबर पर कप्तान देते भी कप्तानी भी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक चेंज होती रही। तो ये कप्तानी का भी लेवल है कि कप्तानी की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत से करती है कि वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल है, कप्तान का भी परफॉर्मेंस बड़ा काउंट होना चाहिए, और जब वो काउंट कर रहे होते हैं अपना कप्तानी के अंदर रोल, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतरी होती है। वहाँ से अच्छे क्रिकेटर्स निकल रहे होते हैं, वहाँ से अच्छे प्लेयर्स आ रहे होते हैं, और फिर पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लेवल अच्छा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। बाय बर्थ कप्तान की बात हो रही तो यकीनन हमारे पास बहुत कम ऐसे गिने चुने कप्तान निकल कर आए हैं, उनमें से एक नाम सरफराज का भी है। और आरिफ वही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज़म साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।